हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित अग्रवाल सर। हमने कल वाले वीडियो में आप लोगों के साथ माइक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, यानी हर तरह की हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था आपकी इकोनॉमिक्स का, वो हमने डिस्कस किया था कल अपने पहले लेक्चर में इकोनॉमिक्स के, जिसमें कुछ बुक्स में आपकी जो राइटर्स की बुक हैं उनमें जितना मैंने आपको कल कराया था वो फर्स्ट चैप्टर में दे रखा था। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिन्होंने एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर का मटेरियल दे रखा है। तो मैं आपको जो करा रहा हूँ वो मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ एनसीईआरटी के बेस्ड पर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका जो पार्ट है ये फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू है अभी, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड पीपीसी को। पीपीसी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आज हम सारी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी वीडियो आएगी उसमें हम इस पूरे चैप्टर, यानी जो कल लेक्चर लिया था लेक्चर 1 और आज का लेक्चर, इन दोनों चैप्टरों पे या इन दोनों पार्ट्स के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। आपको जो टेस्ट पेपर मिलेगा इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वो मैं आपको संडे को प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए कल हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और दूसरी बात हम कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखिए ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी हम सभी लोगों के सामने, हम जितने भी लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, सभी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। मैं कल वाली चीज़ आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आगे बढ़ने में, समझने में आपको आसानी रहे। लेकिन हमारी ये बॉन्ड्स हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इस तरह से अपने रिसोर्सेज का बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करें जिससे हमारे मैक्सिमम जो डिजायर्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, तो वो तो थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम पूरे देश की बात करेंगे। पूरे देश के अंदर बेसिकली हम एक प्रोड्यूसर के नज़रिए से बात करेंगे। एक प्रोड्यूसर के सामने क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमी के अंदर, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, नॉर्मली हमारे सामने 3 तरह की प्रॉब्लम, ये प्रोड्यूसर के तो सामने 3 तरह की प्रॉब्लम एराइज होती हैं। सबसे पहले ये कह रहा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी मेरे पास जो रिसोर्स है, ये प्रोड्यूसर के नाते अगर मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मेरे सामने सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पर लगाऊँ। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इन चीज़ों को मैं आपको विशेष स्पेशली डिफाइन करूँगा, अलग एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, आप टेंशन ना लें। दूसरा ये कह रहा है एफिशिएंट यूज ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब मैं रिसोर्सेज लगाने के लिए तय तो कर लिया कहाँ लगाऊंगा, तो अब उनका फुलर यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली कैसे करूँ, यानी पूरी तरह से वो वेस्ट ना हो, उनमें कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, तो उनका मैं कैसे यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। तो उसके लिए उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और अब तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो मैंने पैसा लगा दिया, अपने रिसोर्सेज मैंने इन्वेस्ट कर दिए, एलोकेट कर दिए, तो अब उन रिसोर्सेज को मैं बढ़ा कैसे सकता हूँ, यानी मैं ऐसा किसके लिए क्या करूँ आगे कि मेरे रिसोर्सेज जो मैं अभी लगा रहा हूँ वो बढ़ें, यानी मुझे प्रॉफिट हो या मैं अर्न करूँ। तो उसको हम कहते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं हमारी इकोनॉमी की। पहली क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए 1 बाय 1 हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है, अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी आपको कि सबसे पहली जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो चॉइस की प्रॉब्लम होती है, विच इज क्रिएटेड बाय द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज स्कार्सिटी और रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्सेज की कमी।
यानी हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हम किसको क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास यूएच के जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनके क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसको हम चॉइस कर रहे हैं उनमें से किसी एक की, जिससे हमारी जो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज। यानी ये जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसको हम इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज कह सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज हैं यानी जो कम रिसोर्सेज हैं उनका हम किस तरह से यूज करें बेस्ट, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। सेकेंड बात क्या कह रहा है ये, मेन कॉजेज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम आर अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। यानी सेंट्रल प्रॉब्लम के लिए भी सबसे ज़्यादा दिक्कत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है, कॉज क्या है उसके लिए कि लोगों की इच्छाएं बहुत असीमित हैं, अनलिमिटेड है। चाहे एक प्रोड्यूसर के नाते हम सोचें या हम एक कंज्यूमर के बारे में सोचें। कंज्यूमर चाहता है कि मैं कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले लूँ, इसी तरह प्रोड्यूसर भी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जितना ज़्यादा मिल सके। तो उनकी वांट्स बहुत अनलिमिटेड है। तो ये कह रहा है लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। और थर्ड ये कह रहा है रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर्स, रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी नेचुरल लाइक लैंड, एयर, ह्यूमन लेबर जिसे कह सकते हो आप, कैपिटल लाइक मशीन, बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरल, अ पर्सन हु बियर्स रिस्क। ठीक है, यानी हमारे लिए जो फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो नॉर्मली 4 होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या क्या रेशियो क्या चीज़ें होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें हमारा लैंड, एयर हम कह सकते हैं। दूसरा कह रहा है ह्यूमन, लेबर के रूप में काम करने के लिए। तीसरा वो कह रहा है कैपिटल, जो हमें मशीन लगानी है, बिल्डिंग लगानी है, वो सब क्या है, कैपिटल का पार्ट है। और लास्ट में कह रहा है एंटरप्रेन्योर, यानी ऐसा आदमी भी चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क झेलने की क्षमता रखता हो, क्योंकि बिजनेस कोई भी वही पर्सन कर सकता है जिसके अंदर रिस्क को क्या बियर करने की कैपेसिटी हो। जिसको जो इंसान ये रिस्क नहीं ले सकता या रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है किसी इंसान के अंदर, तो वो बिजनेस कभी नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचें कि हम बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं चाहिए, तो वो आदमी कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम फेसिंग एवरी इकोनॉमी आर लाइक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उसने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ही सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जोड़ दिया है। तो अब देखिए हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे आपके लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब देखिए कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक प्रोड्यूसर के नाते हम ये सोचें कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना बजट है मेरा, तो उसमें मैं ऐसा क्या प्रोड्यूस करूं जिससे मैं मेरे रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन भी हो जाए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एन इकोनॉमिक हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूज। इकोनॉमिक कांट प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ गुड्स लाइक कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, सो इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस what type of goods and services are to be produced and it to what quantity। यानी वो ये कह रहा है कि हम सब कुछ एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको कई तरह के गुड्स होते हैं इकोनॉमिक में, तो सभी तरह के गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कोई चीज़ हमारे यहाँ पर कैपेसिटी अच्छी होती है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और कोई चीज़ किसी और देश में अच्छी होती है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए ऐसा क्या है कि हम कौन सी चीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ के साथ साथ हमें इसी प्रॉब्लम में ये भी डिसाइड करना होता है कि कितना, यानी हम इसकी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करें। ये भी हमारा वाट टू प्रोड्यूस में ही आएगा। उस क्वांटिटी लिए हम क्या कहते हैं, इन वाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, यानी कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखिए हाउ, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे पास इतना रिसोर्सेज हैं, हम इसमें ये चीज़ बनाएंगे और इतनी बनाएंगे। तो सब दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि भाई तुमने बना तो लोगे लेकिन कैसे बनाओगे ये बताओ। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन करने का तरीका क्या होगा, टेक्निक कौन सी होगी। तो बेसिकली हम 2 टेक्निक के बारे में बात करते हैं। पहला कह रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
लेबर इंटेंसिव नाम से क्लियर है, जिस टेक्निक में हम ह्यूमन कैपिटल यानी जो लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, लेबर का ज़्यादा यूज करें, मशीनों पर कम फोकस करें, तो उसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव। देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन व्हेन लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल, यानी लेबर पर ज़्यादा फोकस करेगा। दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में हम लेबर से ज़्यादा मशीनों पर भरोसा करते हैं, तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम मशीन ज़्यादा यूज करें, लेबर कम यूज करें, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, अभी हमें चूज करना है कि हम कौन सी टेक्निक अपने बिजनेस के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए, आपने क्या प्रोडक्ट बनाना है ये डिसाइड कर लिया, कितना बनाना है ये डिसाइड कर लिया, कैसे बनाना है ये डिसाइड कर लिया। अब आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि हम बना किसके लिए रहे हैं, यानी हमारा मार्केट क्या होगा, कौन खरीदेगा, इस चीज़ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस में आती है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। यानी अब जो हमारे प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको सोसाइटी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन तक पहुंचाना, उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू होम टू प्रोड्यूस में आता है। वो किस बेसिस पे होता है, इट हैज़ टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट पे हमें बात करनी पड़ती है इसकी। पहला ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा है when the national income is distributed according to the ownership of the factor of production। तो देखिए, जब हमारे देश में जो नेशनल इनकम है या जीडीपी है हमारे देश की, वो पूरी तरह से एलोकेटेड है पूरी तरह से, और ओनरशिप ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसे केस में हमें पर्सनल हर आदमी के बारे में सोचना पड़ता है। और दूसरा कह रहा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, when the national income production is distributed among different factor of production like land, labor, capital and entrepreneurship for providing their service in terms of rent, wages। तो देखिए, तो ऐसे केस में हमें दोनों के लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि एक ही मालिक हो सभी फैक्टर्स का, और दूसरा ये कह रहा है जब अलग अलग फैक्टर जो होते हैं ज़रूरत पड़ती है उनके मालिक अलग अलग हों, तो उनके लिए क्या कह रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किससे रिलेटेड, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एफिशिएंट यूज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए अभी इसको हम बाद में बात करेंगे। तो ये तीसरी प्रॉब्लम में हम देखेंगे क्या कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से ही हम सेट करते हैं इस चीज़ को कि अब एक ही ओनर है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं आपके लिए थोड़ा सा कि कुछ कंपनियां फोकस करती हैं रिचर क्लास पे या अपर मिडिल क्लास पे जो पैसा खर्च कर सकते हैं, तो उन पर ये फोकस करने वाली कंपनियां होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में होती हैं। जैसे आप आईफोन का एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल के फ़ोन का, तो वो लोग गरीबों को या लोअर मिडिल क्लास लोगों को फोकस नहीं करते। ठीक है, और दूसरे होते हैं ऐसे कंज्यूमर जो गरीबों को फोकस करते हैं। ठीक है, तो उन्हें प्रॉफिट में मार्जिन बहुत कम होता है, तो इसमें हमें ये सब डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया हमारा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एफिशिएंट यूज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन कैसे होगा। ये कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन मीन्स efficiency of production means the maximum possible amount of goods and services are being produced with available resources। यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एफिशिएंट यूज ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन क्या है, वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि कुछ भी हमारा वेस्ट ना हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा था रिसोर्सेज आर ऑलरेडी स्केयर एंड आर स्केयर इन द रिलेशन टू द नीड फॉर दैम। देखिए ये कह रहा है कि रिसोर्सेज हमेशा जितनी हमें ज़रूरत होती है उससे कम ही होते हैं। कभी भी आप किसी के पास चाहे करोड़ों हैं अरबों हैं, सभी को अपने रिसोर्सेज कम ही लगते हैं, स्केर्सिटी होती है। देयरफॉर एन इकोनॉमी हैज़ टू एंश्योर दैट इट्स रिसोर्सेज डू नॉट रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, देयर अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए ये कह रहा है, तो इसलिए हर इकोनॉमी या हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज यानी उनका पूरा यूज ना हो, उसको हम कहते हैं अंडर यूटिलाइज हो। तो ना अंडर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम पूरी तरह से इन्वेस्ट करें। ठीक है, उनका पूरी तरह से यूटिलाइज करें, उन पर पूरी तरह से काम हो, वो ज़रूरी है, वरना उसको हम कहेंगे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं।
अगला क्या कह रहा है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे होंगे, तो उसके लिए क्या कह रहा है, इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी सो डैट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। तो देखिए ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी है कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम अपने इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन साइज को बढ़ाएंगे, अपनी यूनिट को बड़ा करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जिससे हमारा जो क्वांटिटी है गुड्स की, उसकी क्वांटिटी भी प्रोडक्शन की जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो बेसिक चीज़ें थी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पीपीसी की या पीपीएफ की। अब आपको होगा ये क्या है, देखिए पीपीसी यानी उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखिए दोनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों नाम इसलिए दिए हैं मैंने, या इसके लिए दोनों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है डिफाइन पीपीएफ, या वो कहता है डिफाइन पीपीसी, तो मैं आपको कोई एक चीज़ बता दूँ, पीपीएफ आ गया, पीपीसी समझा दी जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, पीपीएफ क्वेश्चन में आ गया, आप कंफ्यूज हो, ये क्या चीज़ आ गई, हमने तो पीपीसी पढ़ा है, पीपीएफ कहाँ से आ गया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। ये कह रहा है दिस शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ गुड्स that an economy can produce with available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे लिए कि जो प्रोडक्शन पॉसिबल जो पीपीसी है या पीपीएफ है, वो एक ऐसा कर्व होता है जो कि आपको दो गुड्स का सेट ऑफ गुड्स, जिसकी बात कर रहा है, कोई भी दो गुड्स के प्रोडक्शन की ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिससे हम जो रिसोर्सेज हैं या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी दे रखी है, इसमें हमें ये मान के चलना है कि हमारे रिसोर्सेज फिक्स है और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो गिवन टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज पे आपकी दो गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, तो उनके अलग अलग क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि हम किसी की ज़्यादा करें, किसी कम करें, दूसरे को हटा दें, बढ़ा दें। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा। तो इस तरह से उसके कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, उन सब कॉम्बिनेशंस को शो करने वाला जो हम कर्व तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये भी इसमें इनबिल्ट होता है, इसके एजम्पशन है कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो फुलर और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं मान के चलते कि हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, कोई लेबर हमारी ख़राब है, काम नहीं कर रही, या कोई टेक्नोलॉजी हमारी ख़राब है। हम ये सब नहीं मानते, हम ये मानते हैं हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करते हुए कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं या कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं दो गुड्स के जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज पे, उन सभी कॉम्बिनेशंस को शो करने वाला जो कर्व बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पीपीसी या पीपीएफ। आगे क्या कह रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कर्व फीचर्स। देखिए इसके क्या क्या फीचर्स हैं, आप इसे प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पीपीसी और पीपीएफ। पहला कह रहा है स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और देखिए जब थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ से समझिए। देखिए पहला वाला फोटो देख लीजिए आप, देखिए ये पहला वाला ये जो चित्र है हमारा, इसको देखिए कि ये कर्व जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका लेफ्ट साइड से, यानी ये बाई एक्सिस है, उस पर लेफ्ट साइड में वहाँ से शुरू होकर एक्स एक्सिस पे राइट साइड की तरफ ये आ रहा है शिफ्ट होके। यानी सबसे पहली बात क्या है, ये पहली क्या कह रहा है वो, एक मिनट, सबसे पहला क्या कह रहा है वो देखिए, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ऊपर से नीचे आएगा कर्व, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि ऊपर से नीचे आएगा ये कर्व और लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। पहला क्लियर है। सेकंड देखिए, बिकॉज इफ प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज टू बी इंक्रीज देन प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी हैज टू बी सेक्रीफाइस्ड एज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी पहले में ये कह रहा है ये ऐसा क्यों होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों जाता है, ये इसलिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है क्योंकि जब हम किसी एक प्रोडक्ट की वो बढ़ाते हैं, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जब हम किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे गुड्स से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम दो गुड्स हैं एक्स और वाई, दो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें एक्स की हम 50 बना रहे हैं, वाई की मान लीजिए 50 बना रहे हैं,
ठीक है, बराबर बराबर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई बाई में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम बाई की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज हमारे उतने के उतने। तो भाई सीधी सी बात है, बाई का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जो एक्स कमोडिटी है या एक्स गुड्स है हमारा, उसकी हमें यूनिट कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बाई की भी बढ़ा दें और एक्स की भी वहीं की वहीं रहे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज उतने ही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, सेकेंड देखिए क्या कह रहा है ये, कॉनकेव टू द ओरिजिन। देखिए, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MRT। देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC भी कहा जाता है, उसको MRS भी कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, या उसको हम MRT भी कह सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तीनों ही एक ही चीज़ है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, कॉनकेव टू ओरिजिन, जब कॉनकेव टू ओरिजिन का मतलब क्या है, जब आपका ये जो कर्व है ये इस तरह से बाहर की तरफ निकल के बनता है तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव। लेकिन अगर ये इस तरह का हो और हम इस कर्व को इस तरह से बनाएं अंदर की तरफ तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। तो देखिए, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है तीनों, पहला वाला जो है हमारा ये कॉनकेव है, फर्स्ट वाला ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये आपका कॉन्वेक्स है। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि PPC जो है वो हमारा केवल कॉनकेव हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता और ना ही कॉन्वेक्स हो सकता। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो एक कॉनकेव होता है, क्यों होता है कॉनकेव, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन एराइज होता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो ठीक है, अभी मैं आगे आपको इसी चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, तो तभी मैं आपको ये टॉपिक दोबारा से वहाँ से समझा दूंगा। अभी आप केवल इसकी फीचर्स याद कर लीजिए। दो इसकी प्रोडक्ट वो हैं फीचर्स या प्रॉपर्टीज, पहला स्लोप्स डाउनवर्ड एंड मूव्स राइट लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड, लेफ्ट टू राइट जाएगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और दूसरी क्या है, कॉनकेव टू ओरिजिन। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है अभी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसका MRS वगैरह अभी जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताऊंगा तब आपको डिटेल में समझ में आएगा, अभी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कह रहा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट अंडर फॉलोइंग टू कंडीशन। अब PPC जो हमने बनाया है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए फ़ोटो रखा हुआ है, चित्र बना के रखा है। तो ये कह रहा है सबसे पहले ये PPC है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए बना देता हूँ एक और बगल में आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए ये मेरा कर्व है और एक PPC हमारा कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस तरह का बना है। ठीक है, ये हमारा बाई है और ये हमारा एक्स है। ठीक है, तो इस तरह का PPC है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या PPC आगे या पीछे शिफ्ट हो सकता है। तो उसने कहा है कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो हमारे रिसोर्सेज कम या ज़्यादा हो जाए जितना हम पैसा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या दूसरी चीज़ कह रहा है टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ इफेक्ट होगी तो हमारा PPC इफेक्ट होगा। जैसे अगर हमारा रिसोर्सेज जितना हमारे पास पहले मान लीजिए हम 10 लाख रुपये लगा रहे थे, अब हमारे रिसोर्सेज किसी वजह से 8 लाख रुपये के हो गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, PPC हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पर बन जाएगा, ये इस तरह की पोजीशन हो जाएगी, यानी बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। लेकिन अब इस रिसोर्सेज बढ़ गए तो हमारा क्या होगा, PPC बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये आगे बढ़ा है। ठीक है, क्लियर। तो ये इसी तरह टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो हमारे सेम रिसोर्सेज चेंज नहीं हुए लेकिन टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, तो ऐसे केस में PPC हमारा राइट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हमारी ख़राब हो गई, हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में कम होने की पूरी उम्मीद है, यानी जो हमारा PPC है वो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट वार्ड शिफ्ट ऑफ PPF या PPC सोच इंक्रीज इन रिसोर्स। अब देखिए ये वही चीज़ बताएगा आपको यहाँ पे कि, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। PPC सोच इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको कहा कि जब PPC या PPF राइट वार्ड शिफ्ट तभी होगा जब या तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी हमारी बेटर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। एग्जाम्पल, लेबर बिकम्स मोर स्किल्ड। लेबर हमारी स्किल्ड हो गई, यानी लेबर के अंदर
मेहनती हो गए, लेबर को काम करना अच्छे से आ गया, तो वो कुछ ही वेस्टेज नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा अच्छा प्रोडक्शन होगा। या ये कह रहा है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसा आपको मैं बता दिया, और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। या हम खेती कर रहे हैं, हमारी खेती जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई, उपजाऊपन बढ़ गया उसका, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी का। ठीक है। दूसरा कह रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसका अपोजिट हो जाए, तो ये कह रहा है डिक्रीज इन रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। ठीक है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर फॉलोइंग टू कंडीशन। अब देखिए, एक तो बात होगी शिफ्ट की, और एक बात हम कर रहे हैं यहाँ पे रोटेट की। रोटेट और शिफ्ट में क्या अंतर है, चलिए पहले वो आपको समझाता हूँ, फिर इसकी कंडीशन समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप ये फोटो देख लीजिए ज़रा। अब देखिए, आपको जो फर्स्ट फोटो है हमारा, ये वाला जो फोटो है, इसमें आप देखेंगे, इसको मान लीजिए ये हमारा है बाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एक्स वाला जो पॉइंट है उसका तो पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बाई में देखिए ये आपका चेंज हो गया है, यानी अंदर की तरफ ये शिफ्ट आपका हो गया है। ठीक है। यानी जब पीपीसी कर्व में एक पॉइंट तो सेम रहे लेकिन दूसरा पॉइंट आपका चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है। अगर रोटेशन दोनों साइड चेंज हो जाएंगी, आगे पीछे एक साथ, तो उसको हम कहेंगे शिफ्ट। लेकिन एक ही साइड चेंज होती है तो उसको हम कहते हैं रोटेशन। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बाई चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा चेंज क्या कौन सा हुआ है, एक्स। ठीक है। तो एक साइड चेंज हुई है तो उसको हम कहेंगे रोटेशन। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में होगा उसको समझ लीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है ये, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल रोटेट आउटवर्ड अंडर फॉलोइंग टू कंडीशन। यानी आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ का रोटेट होगा। ये कह रहा है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ वन कमोडिटी। ये कह रहा है कि हम दो गुड्स बना रहे हैं, कमोडिटी का मतलब गुड्स, दो गुड्स बना रहे हैं, एक गुड्स की टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए तो वो आउटवर्ड रोटेट हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी। यानी हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें से एक प्रोडक्शन के लिए हम गुड्स के लिए हमने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि भाई एक्स और वाई बना रहे हैं, कि हमें एक्स में ऐसा लग रहा है कि इसमें फ्यूचर है, अच्छा ग्रोथ हो सकती है, तो हमने एक्स प्रोड्यूस को बनाने के लिए हमने और रिसोर्स इन्वेस्ट कर दिया उसमें, तो भी वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान लीजिए एक्चुअली पॉइंट हमारा बाई का ये था, फर्स्ट पॉइंट ये था, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, और जब हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ तब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है। ये बाई में है केस आपका। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, तो ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 है। ठीक है। यानी आपका रिसोर्सेज जिस यूनिट का बेटर हो गया या टेक्नोलॉजी जिस गुड्स का बेटर हो जाएगा वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है सेकंड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर इसका अपोजिट हो जाए तो वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, मान लीजिए ये नंबर 1 था और ये नंबर 2 है, यानी अगर हमारे रिसोर्स हमने कम कर दिए, मान लीजिए हमें लग रहा है एक्स में कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने क्या किया, उसका पैसा कम कर दिया और उसको हमने विड्रॉ कर लिया, तो क्या होगा, जो बाई कमोडिटी थी उसका जितना प्रोडक्शन हम पहले कर पा रहे थे अब उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसी के बाद मैं आपको बात कर रहा था एमआरटी की, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे। मैं इस पॉइंट को समझा के फिर हम वापस ऊपर जाएंगे। ठीक है। ये कह रहा है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी डेट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। ये क्या कह रहा है कि एमआरटी क्या है, कि ये उस एक कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जो कि दूसरे गुड्स की यूनिट को बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस की जाती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक मिनट, हाँ जी, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास दो कमोडिटी हैं, एक है एक्स और एक है वाई। ठीक है। एक्स की हम बना रहे थे 0 यूनिट, चलिए इसको 5 कर लेते हैं। एक्स की बना रहे थे हम 5 और वाई की बना रहे थे हम 15। ठीक है। एक्स की बना रहे थे हम 5 और वाई की बना रहे थे 15।
अब हमें लग रहा है कि एक्स की में भाई फ़ायदा है, एक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक्स की एक यूनिट यानी हमें क्या करना है, एक्स में क्या करना है, 5 से बढ़ा के इसको करना है हमें 6, ठीक है, 5 से 6 करना है। तो 6 से ऐसी तो नहीं हो जाएगी बिना रिसोर्सेज वगैरह चेंज करे, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाई की यूनिट है उनको हमें कुछ कम करना पड़ेगा। हो सकता है एक ही यूनिट कम करके काम चल जाए, या हो सकता है इसकी 2 यूनिट हमें लगानी पड़ जाए। तो एक कमोडिटी की प्रोडक्शन में एक सिंगल यूनिट हमें इंक्रीज करने के लिए दूसरे कमोडिटी की जो यूनिट हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, मान लीजिए बाई का प्रोडक्शन घट के कितना हो गया, बाई का प्रोडक्शन वो कह रहा है घट के 13 रह गया, ठीक है। तो यानी एक्स की एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमें बाई की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ क्या कहते हैं उसको, ट्रांसमिशन क्या होगा, 2, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी बाई 1 यूनिट, ठीक है। इट कैन ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने जैसे आपको बताया MRT या MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज डिफाइंड एट, अब देखिए इस लैंग्वेज को आप याद कर लीजिए, आपके लिए याद करने के लिए बढ़िया है। क्या कह सकते हैं इसको लिए, एज द एडिशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट अ गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स। ये आपके लिए डेफिनेशन बन जाएगी MRT की, यानी द एडिशनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, यानी किसी कमोडिटी के लिए हमें जो एडिशनल कॉस्ट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, गुड्स टू सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एन एडिशनल, एन या एडिशनल आया, केवल एक एडिशनल यूनिट के लिए बात करेंगे हम यहाँ पे। एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए जो हमें दूसरी गुड्स की जो क्वांटिटी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, उसी को हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब आपको क्वेश्चन में ये नहीं पता हो, एक एक यूनिट का डिफरेंस ना दे रखा हो, आपको कुछ ज़्यादा यूनिट्स का डिफरेंस दे रखा हो, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन, इसके लिए एक रेशियो निकाला जाता है, यूनिट ऑफ 1 गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना देता हूँ आपके लिए छोटा सा, 2 कमोडिटी हैं एक्स और बाई, ठीक है। इसकी हम बना रहे थे पहले 5, इसकी हम बना रहे थे 15, ठीक है। इसकी हमने कर दी 8 और इसकी कर दिया अब हमने 10, ठीक है। अभी हमसे कह रहा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन कैलकुलेट करके दीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट ऑफ गुड्स बाई सेक्रीफाइस्ड, यानी बाई गुड्स की हमने जो यूनिट सेक्रीफाइस की हैं उसको हम लिखेंगे डेल्टा बाई। डेल्टा का मतलब होता है सेक्रीफाइस या चेंज, ठीक है। हमने चेंज कितना किया, आप देखिए सेक्रीफाइस कितनी हुई, 15 और 10, 5 यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ, तो हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और गेन अपॉन क्या करेंगे, यूनिट ऑफ गुड्स एक्स प्रोड्यूस, गुड एक्स प्रोड्यूस कितनी की हमने एडिशनल, 5 से 8 हुई, यानी डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 3। तो 5/3 कर देंगे तो हमारा रेशियो पता चल जाएगा कि इनके बीच में 5 और 3 का रेशियो है। या इसको हम वैसे नंबर में निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा हमारा निकल के 1.67, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और रह गया है चैप्टर, 10 मिनट में आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, इट इज़ अ यूजफुल डिवाइस टू ग्राफिकली एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इट इंडिकेट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which can be produced by full and efficient utilization of all resources of an economy। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमारे पास जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की उनको इंडिकेट करने के लिए जो कॉम्बिनेशन है गुड्स और सर्विसेज के, उनको हम शो कर सकता है, और हम इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज कैसा हो सकता है, कॉम्बिनेशन कौन कौन से, उनको शो आसानी से कर सकता है। सेकंड क्या कह रहा है, इट इज़ ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव टू द ओरिजिन कर्व। तो देखिए ये भी इसके हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। स्लोप ऑफ PPC इज कॉल्ड MRT,
यानी मैंने जैसे ऊपर बात की थी, इसका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है या कॉनकेव जो होता है MRT की वजह से होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये कह रहा है स्लोप ऑफ PPC इज इंक्रीजिंग, showing that if a country want to produce more of goods X, it has to give up increasing number of unit of goods by it is called law of increasing marginal opportunity cost। तो देखिए ऊपर हमने बात की थी कि ये कॉनकेव टू ओरिजिन इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें अप्लाई होती है या MRT इसमें अप्लाई होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीजिंग का, कि वही कह रहा है कि अगर किसी इकोनॉमी में हम कोई सिंगल कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी कमोडिटी की हमें ज़्यादा यूनिट्स लगातार सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अगर हम पहले गुड्स की यूनिट बढ़ाना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये गुड एक्स को हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो गुड्स बाई की जो गुड्स बाई है उसको हमें लगातार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, वो लगातार जो सेक्रीफाइस करने वाली जो यूनिट होंगी उनका क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी की वजह से कॉनकेव टू ओरिजिन होता है हमारा PPC। लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एनी पॉइंट इनसाइड द कर्व शोज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज and any point outside the curve is unattainable because of scarcity of resources। अब देखिए दो चीज़ें हैं, अटेनेबल और अनअटेनेबल। ठीक है, अटेनेबल का मतलब होता है कि हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हम किसी भी पॉइंट, जो PPC शो कर रहा है, PPC हमने जो कर्व बनाया, देखिए लाइट का देश से आप इसको यहाँ से चित्र से समझ लीजिए, यानी हमारा ये PPC जो है, अगर हम इस PPC के अंदर एक किसी भी पॉइंट पे हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अटेनेबल। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन या इस पॉइंट पे करना चाहें तो ये क्या है, आउटसाइड वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा अनअटेनेबल। ठीक है, देख लीजिएगा। तो PPC के अंदर या PPC की लाइन तक जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो सब अटेनेबल है, यानी उस प्रोडक्शन को हम अपने रिसोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। लेकिन PPC के आउटसाइड कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम कहेंगे अनअटेनेबल, यानी जिसको सिंपल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये तो मेरी औकात से बाहर है, ये मेरे बजट से बाहर है। तो जो बजट से बाहर जो सब चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं अनअटेनेबल, और जो हमारे बजट में होती हैं उसको हम कहते हैं अटेनेबल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप या गिव्स अप, सॉरी। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसको समझ लीजिए आप थोड़ा सा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपके पास कई ऑप्शन है, ठीक है, उन ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी ऑप्शन को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है, जैसे हमने कहा था इसमें क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कि हम चॉइस करते हैं अल्टरनेटिव में से, तो हमने जो एक प्रोडक्ट या जो अल्टरनेटिव हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के लिए हमें दूसरी चीज़ें जो थी, दूसरे जो ऑप्शन थे वो हमें छोड़ने पड़ गए। तो जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था आपके पास, जो आपने उसके लिए छोड़ दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास गुड एक्स भी था, गुड्स वाई भी था, तो अगर आपको गुड्स एक्स की आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको गुड्स वाई की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं। तो जो टोटल आपने यूनिट सेक्रीफाइस की गुड्स वाई की गुड एक्स को पाने के लिए, तो जो सेक्रीफाइस किया आपने टोटल, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो हमने खोया है या सेक्रीफाइस किया है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, 6 पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। यानी जो PPC कर्व होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कह सकते हैं। एट एवरी पॉइंट मेजर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्स इन टर्म ऑफ गुड्स बाई गिवन अप। यानी इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स बाई, जो हमने एक गुड्स के लिए दूसरी गुड्स की जो सेक्रीफाइस किया है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ और है कि जो आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की, उनको क्या हम PPC की हेल्प से या अलग अलग इकोनॉमी में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे,
तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो देखिए सबसे पहले द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सॉल्व्स 5 प्रॉब्लम्स, यानी पीपीसी की हेल्प से हम जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी, वाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी पीपीसी की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। और अगले क्या कह रहा है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी। ऑल पॉइंट ऑन द कर्व सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, how to produce and full employment of resources and economic efficiency, production possibility curve is unable to solve the economic problem for whom to produce। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीपीसी की हेल्प से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है और कैसे बनाना है। तो देखिए वो कैसे पता लगता है, तो देखता हूँ मेरे पास स्पेस हो तो, हाँ है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारी एक इकोनॉमी है और उसका ये पीपीसी हमने बना लिया, ठीक है, ये सीधा बनेगा, मैंने ऐसे हाथ से खींचा है। तो ये जो हमने पीपीसी बनाया है, तो इस पीपीसी के क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें शो करता है। तो हमें इसमें हमें लगेगा कि जिस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करके हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हम वही चीज़ बनाएंगे ज़्यादा। और कितनी बनाएंगे, तो उसकी उतनी यूनिट हम बनाएंगे जब तक वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करा रहा होगा। तो हमारी वाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच, यानी वाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, इस तरह सॉल्व हो जाएंगी। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो थी हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, तो कौन सी टेक्नोलॉजी या टेक्निक यूज करने से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है, प्रोडक्शन कौन सा फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए, तो उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं पीपीसी से। तो पीपीसी से जो हमारा पीपीसी जितना राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके जो टेक्नोलॉजी को या टेक्निक को हम यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो सके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी जो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम है, हाउ वाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, इनका सॉल्यूशन हमें पीपीसी की हेल्प से मिल सकता है। लेकिन हमारे लिए क्या दिक्कत आएगी, फॉर होम टू प्रोड्यूस हम पीपीसी की हेल्प से पता नहीं कर सकते। अब इसमें ये कह रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम में अलग अलग जो इकोनॉमी होती हैं, बेस्ड टू सॉल्व फंडामेंटल प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्टिक एंड प्लान्ड इकोनॉमी। ये कह रहा है कि जो हमारी अलग अलग तरह की इकोनॉमी है, मैंने आपको बताया था दो बेसिकली इकोनॉमी होती हैं, एक होती है हमारी कैपिटलिस्टिक जिसे हम प्राइवेट इकोनॉमी भी कहते हैं, और सेकंड मैंने आपको बताई थी प्लान्ड इकोनॉमी जिसे हम सेंट्रल इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, इन अलग अलग कॉम्बिनेशन से या अलग अलग जो हमारी इकोनॉमी है उनमें हम किस तरह से अपनी ये सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा समझिए, प्राइवेट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइवेट लोगों के द्वारा रन की जाती है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। और सोशलिस्टिक में क्या होता है, सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो अब देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। कैपिटलिस्टिक में वो सोचेगा कि जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, जिससे मेरे रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रोथ भी कर सकूं, तो वो ऐसी चीज़ बनाना चाहेगा प्राइवेट। लेकिन सरकारी जो होगा, सोशलिस्टिक जो होगा, उसमें वो क्या करेंगे, हमें वो बनाना चाहिए जिसकी देश में डिमांड है, हमारी पब्लिक को जिसकी रिक्वायरमेंट है। सेकेंड चीज़ क्या है, वाट क्वान्टिटी टू बी प्रोड्यूस, इसी में ही है जो कि वो उतना ही बनाएगा जितनी डिमांड है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। लेकिन गवर्नमेंट देश की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाएगी। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्टिक में ज़्यादा मशीनों का यूज़ किया जाता है, यानी कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ किया जाएगा। लेकिन सोशलिस्टिक में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज किया जाएगा पब्लिक का, लेबर का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कराया जा सके। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस थर्ड जो प्रॉब्लम है हमारी बेसिक, उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटलिस्टिक या प्राइवेट इकोनॉमी में हम केवल उन लोगों को टारगेट करते हैं या उन लोगों को बेचना चाहेंगे अपने गुड्स को जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्राइस दे सकें, हमारी ऊंची कीमतें दे सकें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है या प्लान्ड इकोनॉमी होती है, उसमें हम गरीबों के लिए प्रोडक्शन करते हैं, उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्योंकि हमारा टर्म नहीं होता है या टारगेट नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि फ्यूचर में मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ के भी वीडियो चालू करेंगे। अकाउंट्स के वीडियो अवेलेबल हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी रखें हमारे चैनल पे, सारे वीडियोज़ देखें, और जो वीडियो आपको अच्छे लगें उनको आप लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।